हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास 10वीं का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का चैप्टर 2 चल रहा है, श्वसन, जिसमें हम लोग ने आधा से ज्यादा कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मानव श्वसन अंग के बारे में। हमने पिछले क्लास में ये भी देखा कि श्वसन अंग कितने प्रकार के होते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गिल्स, ट्रैकिया और एक फेफड़ा। तो गिल्स और ट्रैकिया के बारे में हमने कल के वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है फेफड़ा के बारे में, जो मुख्य रूप से मनुष्यों में पाया जाता है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्यारा सा डायग्राम बनाया हुआ है और ये डायग्राम है फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा क्या होता है? जो हम लोग के अंदर में जिसके द्वारा हम लोग का श्वसन क्रिया पूर्ण होता है उसे बोलते हैं फेफड़ा। तो आपसे पूछा जाएगा मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, तो आप याद रखिएगा मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, तो फेफड़ा होता है। अब बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है तो वो बोल देते हैं क्या कि नाक होता है। नाक बस एक श्वसन क्रिया का एक मार्ग है, जरिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो श्वसन क्रिया पूरी होती है वो होती है फेफड़ा में। हमारे शरीर के अंदर ये जो आपको भाग दिख रहा है ये है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा, जिसके माध्यम से मनुष्य यहाँ नाक के माध्यम से जाता है, ट्रैकिया से होते हुए ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसके वायु कोष्ठ में प्रवेश करता है। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछने का मन रहता है तो टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है। और 5 नंबर में पूछा जाता है तो उसको लिखने का तरीका यही है कि इससे रिलेटेड आपको जो भी आता है डायग्राम के साथ में आप उसको लिख दो और बना दो, तो आपके 5 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आइए अब समझते हैं हम लोग मानव के श्वसन अंग के बारे में। तो पहले ये थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, उसके बाद इसके एक एक भाग के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे एक आपको नाक जैसा दिख रहा है, ये है नाक। इस नाक में मैं आपको बता दूं, नाक तो सभी के पास है, आपके भी पास है। तो नाक देखने से आपको क्या लग रहा है? नाक में 2 छिद्र है और वो जो 2 छिद्र है उस 2 छिद्र को बोलते हैं नासिका छिद्र। क्या बोलते हैं? नासिका छिद्र। अब बोलोगे दीदी इसे नासिका छिद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि नासिका का मतलब होता है नाक, और जो छेद होता है हम लोग के नाक में 2 उसे बोलते हैं छिद्र, नासिका छिद्र। उसके बाद आप ये बताओ, ये छिद्र आपको बाहर से दिख रहा है या अंदर से दिख रहा है? बाहर से दिख रहा है, इसलिए इस नासिका छिद्र के आगे में लगा दिया जाता है बाह्य, यानी बाह्य नासिका छिद्र। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए बाह्य नासिका में कितनी छिद्र होती हैं? तो आप याद रखिएगा बाह्य नासिका में कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है नासिका वेश्म। वेश्म का मतलब होता है भाग, यानी जब 2 भाग में उसे बांट दिया जाता है तो उसे बोलते हैं नासिका वेश्म। अब नाक देखो तो नाक तो एक ही है, लेकिन उसको बांटा कितने भागों में गया है? 2 बांटों में। देखो एक इधर का छिद्र है और एक इधर का छिद्र है, वही हो गया ये नासिका वेश्म। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नाक के ठीक नीचे में क्या बना है? मुख है। या आपको बोलेगा कि नासिका के बारे में लिखे तो आप लिखिएगा मुख भूमा के ठीक ऊपर में जो स्थित होती है उसे नासिका बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे आप पाओगे तो ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है, ये बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं गला। ये जो हमारा मुंह है, मुंह के अंदर यहाँ पे क्या है हमारा? ये गला है, तो इसको क्या बोलेंगे? गला। और गला के नीचे ही आप देखिएगा ध्यान से, जब आप आते हो तो वहां पे एक छोटा सा लटका रहता है डंडी टाइप का, जिसमें कभी कभी पानी या कुछ भी टच होने से भी क्या होता है? सरक जाता है या पानी बाहर आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। कभी कभी ये फूल जाने के कारण भी आपके गला में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है, तो क्या फूल जाता है आपका? तो लैरिंग्स। तो ये जो गला है, गला के ठीक थोड़ा सा नीचे एक होता है भाग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। बस इसके भागों को आप जानते चलिए, इसके बाद इसके पूरे डिटेल्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डंडी टाइप का बना है और ऐसे ऐसे है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। जब जो मनुष्य होते हैं उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगती है, नाक के माध्यम से उन्हें ऑक्सीजन नहीं जाया जाता है, तो यहाँ जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में उनका छिद्र बनाया जाता है और सर्जरी के माध्यम से ऑक्सीजन को यहाँ के नाक से छोड़ के सीधा ट्रैकिया के माध्यम से उनके फेफड़े में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ट्रैकिया का भी हमारे श्वसन अंग में यानी श्वसन क्रिया में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है? तो आपसे पूछेगा गला का नीचे वाला जो यहाँ का भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? तो आप याद रखिएगा ट्रैकिया। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ से जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा भाग बना, इसे बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। आपसे पूछा जाएगा कि फेफड़ा किससे जुड़ा होता है या किससे संबंधित होता है, तो आप याद रखिएगा ब्रोंकस से। किससे? ब्रोंकस से। उसके बाद जब ये यहाँ तक का क्रिया हो जाता है तो यहाँ पे देखिए 2 भाग दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यही है आपका फेफड़ा।
क्या है? फेफड़ा। जब आप लोग वायु लेते हैं तो नासिका छिद्र से होते हुए ये कहाँ आता है? ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से होते हुए आता है ब्रोंकस में, और ब्रोंकस क्या होता है? दोनों फेफड़ा से कनेक्टेड होता है, तो ये ब्रोंकस के माध्यम से चला जाता है हमारे फेफड़ा में। अब देखो फेफड़ा में आप देखोगे तो कुछ इस तरह का डिजाइन बना हुआ है। आप बोलोगे दीदी ये डिजाइन क्या होता है? तो ये डिजाइन नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग वायु कोष्ठ। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं, यहाँ पे वायु कोष्ठ। जब ब्रोंकस के माध्यम से हमारा जो हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे अंदर आता है, तो ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकस से होते हुए ये फेफड़ा के अंदर कहाँ पे चला जाता है? तो वायु कोष्ठ में। तो आपसे पूछा जाएगा जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो वायु कहाँ पे जाती है? फेफड़ा के अंदर में। तो फेफड़ा के ही अंदर में कहाँ पे चला जाता है? वायु कोष्ठ में। और वहीं पे जाके और जब हम हवा लेते हैं तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें बहुत सारी गैसें होती है। ये वायु कोष्ठ वो सारा क्रियाकलाप करके ऑक्सीजन को हमारे शरीर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखिए ये वायु कोष्ठ तक आया, तो इसके जो बीच में देखो यहाँ पे कुछ खाली स्थान है, तो यहीं पे होता है हमारा हृदय, जिसे आप लोग बड़ा प्यार से दिल भी बोलते हो। तो दिल से अच्छा प्यार देखो यहाँ पे क्या आता है? तो फेफड़ा के जो दोनों बीच में जो स्थान होती है, जो रिक्त स्थान होती है, उसे क्या, उसमें क्या होता है? वो किसकी स्थान होती है? तो वो हृदय की होती है। किसका होता है? हृदय का। आगे हम लोग पढ़ेंगे परिवहन चैप्टर में हृदय के बारे में भी बहुत अच्छा से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो एक डंडा नुमा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? डंडा नुमा। इसे हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। अब बोलोगे दीदी ये डायफ्राम क्या होता है? तो आप कभी सोचो कि आप किस सांस तो ऐसे जोर से खींचते हो तो ले लेते, लेकिन फिर ऐसे हम लोग धक्का टाइप का देते हैं तो क्या होता है? आराम से फिर से जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो किस प्रकार निकल पाता है? तो देखो जब सारा क्रिया होने के बाद फिर से इस फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड आकर रुकता है, तो ये डायफ्राम क्या होता है? जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ धक्का देता है। जब ऊपर की तरफ वो धक्का देता है तो ये वायु कोष्ठ फिर इस ब्रोंकस से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, मुख गुहा से होते हुए नासिका छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ये डायफ्राम का ही काम होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से धक्का लगाकर बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो होप करते ये जो डायग्राम था यानी कि मनुष्य का श्वसन अंग सब आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। समझ में आया? आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बनेगा क्वेश्चन की बताइए मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? तो आप याद रखिएगा फेफड़ा होता है। या आपके 5 नंबर में डायरेक्ट पूछता है कि मनुष्य की श्वसन तंत्र के चित्र के साथ में वर्णन करे या चित्र के साथ में व्याख्या करे। तो आपको ये ऐसे डायग्राम बनाने होंगे और उसके बाद उसका एक एक अंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। तो 5 नंबर आपके हाथ में रहेंगे। इसीलिए आज का क्लास थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे हर एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। और इसी के साथ ये भी बोलूंगी कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको पढ़ने के बाद पहले हमने क्या देखा था? नासिका छिद्र यानी नाक के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं नाक किससे संबंधित, क्योंकि अगर ये 5 नंबर में पूछेगा तो आपको नाक के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा। इतना लिख के तो नहीं छोड़ेगा कि मुख के ऊपर नाक होती है उसमें तो छिद्र होती है, इतना से तो कुछ नहीं होगा। तो चलो इसको भी डिटेल से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे हुए हैं मानव श्वसन अंग। तो सबसे पहले आपका 2 नंबर में भी कभी कभी सिर्फ परिभाषाएं भी पूछी जाती है। कभी जय प्रक्रम की परिभाषा पूछ ली जाती है, तो कभी मानव श्वसन अंग की परिभाषा पूछेगी, या कभी श्वसन का परिभाषा पूछेगा, या कभी परिवहन का परिभाषा पूछेगा, या कभी जनन का पूछेगा। लेकिन एक परिभाषा आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है 2 नंबर में। तो जितने भी परिभाषाएं हैं मैं करवाते जा रही हूँ, आप करते जाइएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर पूछे कि श्वसन अंग क्या है, तो नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, लैरिंक्स, श्वसन नली, फेफड़ा से मिलकर जो बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन अंग। यानी सिर्फ एक चीज को हम श्वसन अंग नहीं बोल सकते। ये जो डायग्राम में जितने भी है, इसमें से जितना भी आपको नाम याद रहेगा सबको आप कंटिन्यू लिख दीजिएगा और बोलिएगा कि इन्हीं के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? श्वसन अंग बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, पहला है जो नासिका यानी कि नाक। क्या बाबू? नाक, जिसे हम लोग नोज भी बोलते हैं। तो नासिका के बारे में समझते हैं कि अगर आपको नासिका के बारे में लिखना होगा तो किस तरीके से आप लिखोगे। तो यहाँ पे है मुख द्वार। अब बोलोगे मुख द्वार क्या? तो हमारे नाक के नीचे आपको क्या दिख रहा है? मुख दिख रहा है। आप अपना आईना लाओ और अपना भी शक्ल देखो, तो आपको क्या दिख रहा है? नाक के नीचे मुख दिख रहा है। तो वही देखो, वह लिखा है मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। यानी नासिका कहाँ स्थित होती है? तो हमारे मुख द्वार के ठीक ऊपर में हमारे क्या स्थित होती है? नासिका। क्लियर? इसमें 2 गोलाकार बाह्य छिद्र होती है। मैंने बताया इसमें बाह्य क्यों लगा है, क्योंकि हम अंदर की तरफ से छिद्र को नहीं देख रहे हैं, हम बाहर की तरफ से छिद्र को देख रहे हैं, इसलिए हो गया बाह्य नासिका छिद्र। कितने छिद्र? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 छिद्र, जो अंदर में अलग अलग
वेशमों में खुलती है, इसके बीच नासा पट्टिका होती है। नासा पट्टिका क्या हुआ, ये जो हमारे नाक है, देखो आप तो देखोगे नहीं अपना, मेरा ही देखो, ये जो नाक है यहाँ पे आपको क्या एक लंबक दिखेगा, और इसको जब आप टच करोगे तो क्या लगता है, एक हड्डी टाइप का लगता है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे एक नाक का छिद्र और दूसरे नाक का छिद्र एक दूसरे से क्या अलग हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग नासा पट्टिका। क्या बोलते हैं, नासा पट्टिका। तो आपसे पूछेगा नासिका छिद्र किसके द्वारा अलग अलग हो जाती है, तो नासिका पट्टिका के द्वारा। और नासिका पट्टिका ये जो बीच की जो हड्डी है उसे बोलते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो नासिका छिद्र को पृथक, पृथक का मतलब वही होता है अलग करती है। क्लियर। अब ये हो गया आपका नासिका का थोड़ा सा, जो आप क्या बोलोगे, नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर होती है, इसमें दो बाह्य छिद्र पाए जाते हैं और नासिका पट्टिका के कारण ये दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं। ये थे आपके नासिका। अब नासिका से रिलेटेड और डिटेल्स में क्या है, तो प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, ये लिखिएगा तो एग्जामिनर पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये चीज बच्चे, बहुत सारे बच्चे लिखना भूल जाते हैं, लेकिन आप जरूर लिख कर आइएगा कि प्रघ्राण और या प्रकोष्ठ क्या होता है। तो नासिका वेश्मो, वेश्म का मतलब समझ में आ रहा है, एक ये छिद्र और एक ये छिद्र, दोनों के छिद्र को मिला के बोलते हैं नासिका वेश्म। नासिका वेश्मों का छोटा अग्र भाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, यानी कि ये जो हमारा इसका जो बाह्य नासिका छिद्र जो खुलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो एक नोट में मैंने लिखा है कि मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता स्तनधारियों, कैसे स्तनधारियों, निम्न का मतलब जो छोटे जीव होते हैं वो छोटे जीव की अपेक्षा कम होती है, यानी सूंघने की क्षमता तो हम लोग में भी होती है, लेकिन जो निम्न स्तनधारी है, स्तनधारी का मतलब वो जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं उसे बोलते हैं स्तनधारी। तो जो निम्न प्रजाति के जो जीव होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, उनकी अपेक्षा में हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा कम हम लोग को सूंघने की क्षमता होती है। जैसे कि आप लोग कुत्ता को देख लो, कुत्ता को बहुत ज्यादा मतलब सूंघने की अच्छा क्षमता होता है, इसीलिए आपके घर में भी चिकन बनता रहेगा तो रोड से गुजरता कुत्ता आ जाएगा आपके घर में खाने। ठीक है। तो यही कारण है, किसके कारण, तो घ्राण क्षेत्र। अब बोलोगे दीदी घ्राण क्षेत्र क्या होता है, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझते हैं। उम्मीद करती हूँ इतना जो है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी जो हमने देखा था घ्राण क्षेत्र के बारे में, जिसके कारण जो होता है निम्न जीव स्तनधारी में सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है और हम लोग में सूंघने की क्षमता उसकी अपेक्षा में थोड़ी कम होती है वो। तो आइए अब समझते हैं कि ये घ्राण क्षेत्र आखिर होता क्या है। तो प्रकोष्ठ, अभी मैंने बताया कि प्रकोष्ठ के बारे में, प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का एक छोटा ऊपरी भाग होता है, यानी जो प्रकोष्ठ होता है उसी के जस्ट पीछे नासिका वेश्म का एक छोटा सा जो भाग होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। अब ये घ्राण क्षेत्र के कारण क्या होता है कि जो निम्न जीव स्तनधारी होते हैं उनका सूंघने का क्षमता अधिक होता है और उनकी अपेक्षा में हमारी सूंघने की क्षमता कम होती है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए श्वसन क्षेत्र क्या होता है, तो प्रकोष्ठ के मध्य और निचले भाग को कहते हैं। अगर आपसे घ्राण पूछे तो प्रकोष्ठ का पिछला भाग, अगर आपसे पूछे कि ये श्वसन क्षेत्र तो मध्य और निचला भाग। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में बनता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कांची क्या है वो समझते हैं। तो नासिका वेश्म की दीवार जो होती है वो टेढ़ी होती है, यानी कि जो नासिका वेश्म होता है, नाक जो होता है, ठीक है, ये मानो नाक है, तो इसके अंदर का जो छिद्र होता है उसके अंदर का जो दीवार देखिएगा ना तो वो टेढ़ा मेढ़ा टाइप का रहता है, उसमें बहुत सारे पतली पतली टाइप की रस्सियां टाइप की नली टाइप की बनी रहती है और उसका दीवार भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो और घुमावदार प्लेट की तरह होती है, उसे क्या बोलते हैं, कांची। आपसे पूछा जाएगा कांची क्या होता है तो बोलेगा नासिका वेश्म के अंदर की जो दीवार होती है उस पर टेढ़ी मेढ़ी प्लेट नुमा संरचनाएं पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, कांची। ठीक है। अब नोट यहाँ पे क्या है कि नासिका वेश्म में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करता है। अब हमको जानना है दीदी ये म्यूकस क्या होता है, क्योंकि ये म्यूकस ही है जो बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे नाक में क्या होता है, सर्दी आने पे जो निकलता है उसे बोलते हैं म्यूकस। अब इसका काम ये होता है कि जो हमारे अंदर पोल्यूशन जाएगा, जो हानिकारक वायु के द्वारा कोई भी गंदगी जाती है तो ये म्यूकस क्या करती है, उसको रोक देती है और बाद में उसको म्यूकस जो सर्दी जुकाम में जिस टाइप की स्रावित होता है द्रव उसे म्यूकस बोलते हैं, उसके द्वारा वो बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो वो था म्यूकस।
तो आपसे पूछा जाएगा नासिका वेश में महीन म्यूकस से क्या स्रावित होता है, तो आप बोलिएगा म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस कहाँ से स्रावित होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन से, म्यूकस मेम्ब्रेन के एक स्तर से। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ट्रैकिया, अभी मैंने बताया था ट्रैकिया क्या है, हमारे गला से नीचे जो दो फेफड़ा होते हैं उसके बीच में जो डंडी नीमा है वो। अब ये ट्रैकिया क्यों श्वसन अंग में बनाया गया है, अभी मैंने बताया था कहा, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया और यहाँ से ये फेफड़ा इधर लगा रहता है और ये इधर। तो ये ट्रैकिया क्यों बना रहता है बीच में, क्योंकि ट्रैकिया के बीच में जो होती है त्वचा वो बहुत मुलायम होती है, तो वो डर रहता है कि कहीं वो आपस में चिपक न जाए, तो ये ट्रैकिया का काम रहता है कि ये एक दूसरे को आपस में चिपकने नहीं देते हैं। ठीक है, तो वही है। तो यहाँ लिखा है इसकी लंबाई कितनी होती है, ऑब्जेक्टिव में बनता है, हाईली रिकमेंडेड है कि इसको आप याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत की लंबाई, ट्रैकिया की लंबाई, आहार नाल की लंबाई, ये सब की लंबाई याद रखा कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बनता है क्वेश्चन। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना होता है, तो 16 mm होता है। क्लियर। अब यहाँ मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब 3 गुने 10 के पावर 8 वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखें क्योंकि एग्जैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में ये बनता है। ऐसा नहीं है कि इसको गुना करके फिर देगा, नहीं, सेम ऐसे ही देगा, 3 गुने 10 का पावर 8 ऐसा करके देगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के दोनों फेफड़ाओं में कुल कितने वायु कोष्ठ होते हैं, तो 3 गुने 10 के पावर 8। आप ऐसे ही इसको याद रखो। उसका लास्ट हम लोग देख लेते हैं फेफड़ा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेफड़ा से रिलेटेड, और इस चैप्टर पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। बस आज फेफड़ा से थोड़ा सा देखिए कि फेफड़ा किस प्रकार का होता है, फेफड़ा का रंग कैसा होता है, वो मुलायम होता है, कड़ा होता है, किस तरीके का होता है। तो यहाँ देखिए ये 2 स्पंजी, स्पंजी का मतलब होता है मुलायम, ठीक है, और गुलाबी और थैली नुमा होती है। कैसी होती है, ये मुलायम होती है, गुलाबी होती है और एक थैली नुमा होती है। और ये हृदय के इधर और उधर प्लूरल गुहा में स्थित होता है। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रैकिया गया हम लोग का, ठीक है, यह है ट्रैकिया हम लोग का। इसमें से क्या होता है, ये ऐसे कुछ इस तरीके का संरचना रहता है, इस तरह का संरचना। तो ये जो बीच का ये यहाँ पे हृदय होता है, और ये जिस स्थान पे ये दोनों है, इस कौन से स्थान पे, तो प्लूरल गुहा में। आपसे पूछा जाएगा कि फेफड़ा कहाँ स्थित होती है, तो प्लूरल गुहा में। यह फेफड़ा किसके इधर उधर में स्थित होती है, तो हृदय के इधर उधर में स्थित होती है। तो इस वाले से आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनते हैं और इससे पहले वाले स्लाइड में से सब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं। तो दोनों आप अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।